नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन वीसेल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज से एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहा हूं। जी हां, बेहतरीन, थोड़ा लंबा सफर होगा जरूर, लेकिन फिर भी जानकारी के लिहाज से लाजवाब होगा, परीक्षा के लिहाज से लाजवाब होगा। ठीक है, और आपको एक सामान्य ढंग से मानव शरीर को समझने का मौका मिलेगा। जी हां, आज हमारा चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, मानव शरीर रचना विज्ञान। ठीक है साथियों, अगर इसको हम साधारण भाषा में देखें तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। अब चूंकि जीव तो जंतु में भी होता है और मनुष्य में भी होता है, जानवरों में भी होता है, लेकिन हमको पढ़ना है मानव शरीर रचना, ह्यूमन एनाटॉमी। हमारा जो शरीर देख रहे हैं, जिस दिन मां के गर्भ से पैदा होते हैं, है ना, छोटे से, कभी 1 फीट के, कभी 1.5 फीट के, कभी आधा फीट के, अगर पोरस जैसा सिपाही पैदा हो अपनी मां के गर्भ से ही लगभग 2.5 फीट का, ठीक है, तो सबका शरीर जो होता है, सिस्टम एक ही होता है, तंत्र एक ही होता है, ऑर्गन्स एक ही होते हैं, थोड़ी बहुत अंतर होते हैं कभी कभार, वो भी हार्मोनल डिफेक्ट होता है। अदरवाइज हम सबकी बनावट, सबकी संरचना एक ही प्रकार की होती है। ठीक है, हमको उसी को पढ़ना है, अंदर से लेके बाहर तक सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, एनाटॉमी मीन्स मानव शरीर रचना विज्ञान, माने हमारे शरीर की जो रचना हुई है, जो माने गर्भ से बाहर आए तब वो हमारा पहला दिन नहीं है, वह दिन हमारा 9वां या 10वां महीना है। 9 महीने तो हम लोग मां के पेट में रहे। ठीक है, बाप का अंश मां के कोख में पला, 9 महीने तक पला। वो 9 महीने कहां से, कैसे, कितना डेवलप हुआ, 9 महीने के बाद गर्भ से बाहर आया। उसके बाद आपके सामने जो है, माने या तो मैं हूं या तो आप हैं, उसका क्या रचना है उसको देखते हैं। देखिए, पहला हमारा वीडियो ज्यादातर भूमिका में जाएगा साथियों। जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है उनको तो थोड़ा सा इधर उधर लगेगा, लेकिन जिनका बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड करना है, ठीक है, उनके लिए ये जरूरी भी है। ठीक है, मानव शरीर रचना विज्ञान। वैसे एनाटॉमी माने नॉर्मल होता है काटना, तो जब हम शरीर को काटेंगे, जैसे हमारा पहले होता था शल्य चिकित्सा। ठीक है, शल्य चिकित्सा माने चीड़-फाड़, माने ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारे धन्वंतरी थे, सुश्रुत थे। हमारा जो कि आयुर्वेद बहुत ऊंचा था साथियों। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी जैसे आयुर्वेदाचार्य थे। उस समय कहा जाता है कि मानव पशुवध जो होता था, पशु बलि, भले ही उसको महिमा मंडन करने का प्रयास किया गया हो, लेकिन जनरली लोग यही साबित करते हैं कि पहले पशु का वध होता था, बलि जो चढ़ाई जाती थी, वो एक कारण था जिससे वो अगर कट रहा है, वो जंतु जानवर जो काटे जा रहे हैं, यद्यपि ये हर तरीके से गलत है, लेकिन वहाँ पर उसका शल्य चिकित्सा होता था। उसके अंदर की सारी चीज़ें काटी, तोड़ी, फोड़ी जाती थी और जग किया जाता था। ठीक है, इसके विपक्ष में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हमको पढ़ना अभी तो काटना पीटना शल्य चिकित्सा। ठीक है, इसके माने ह्यूमन एनाटॉमी मीन्स हमको मानव शरीर के अंदर काट पीट कर सब कुछ जो चीज़ देखना है उसको देखेंगे। ठीक है, अब मैंने कुछ पॉइंट बनाया हमेशा की तरह, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे। कोशिका 5-6 चैप्टर में होगा, लेकिन पूरा अगर एनाटॉमी देखें तो कम से कम 30 से 35 चैप्टर जाएगा। ठीक है, हमको एनाटॉमी में 3 चीज़ें पढ़नी साथियों। बायोलॉजी में 3 चीज़ें पढ़नी, 3 चीज़ों को अलावा आपके पास कुछ आएगा नहीं। पहला है ह्यूमन एनाटॉमी नॉर्मल, दूसरा है डिजीजेस, सारे जितने रोग होते हैं मानव को, और तीसरा न्यूट्रिशन, माने हम शरीर में है तो रचना विज्ञान, न्यूट्रिशन है तो क्या खा पी रहे उसके बारे में, और डिजीज है तो रोगों के बारे में। ठीक है, विटामिन प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हम लोग न्यूट्रिशन में देखेंगे। चलिए सेल देखते हैं। सेल साथियों सेलुला शब्द से बना है। ठीक है, नॉर्मल में अगर देखा जाए, लैटिन शब्द है शेल माने सेलुला। ठीक है, और इसका मतलब होता है छोटी कोठरी या छोटा कमरा। ठीक है, छोटी कोठरी या छोटा कमरा। वैसे भी हम लोग जानते हैं सेल, है ना, कहते हैं कि अरे उस सेल में उसको बंद कर दिया गया। क्रिमिनल को अक्सर करके बहुत ही डेंजरस सेल में बंद किया जाता है, जो खास करके जो बहुत ही क्रूएल क्रिमिनल होते हैं, जो बहुत ही
आतताई टाइप के होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, उनको सेल में बंद किया जाता है। कहा जाता है कि अरे भैया वो वाला सेल, ठीक है। तो सेल का अर्थ अब देखिए, सेल माने बैटरी भी होता है, ठीक है, और सेल माने कोठरी भी हो गया, ठीक है, कोठरी भी हो गया, और सेल माने बेचना भी हो गया, ठीक है। सेल माने कोशिका भी हो गया, कोशिका माने वही कोसा यानी छोटा कमरा, छोटा कमरा, कमरे के आकार का, ठीक है। तो ये शब्द बना हुआ है लैटिन शब्द से, जिसका अर्थ, लैटिन शब्द सेलुला से, जिसका अर्थ है छोटा कमरा, ठीक है। अब आता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हम लोग एनाटॉमी में क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल। सेल माने कोशिका। कोशिका साथियों आपने 1000 बार नाम सुना होगा, ठीक है। कोशिका क्या होता है? हमारे शरीर को यहां देखिए बाल है और नीचे तक चले जाएंगे सब कुछ। अगर आप पढ़ रहे हैं एक एक चीज, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, वो सब सेल है, ठीक है। सेल है ये साथियों। आपका हड्डी भी सेल है, आपका खून भी सेल है, नाखून भी सेल है, आपका बाल भी सेल है। सेल माने वही कोशिका। आपका त्वचा भी सेल है, आपके है ना दांत भी सेल है, आपका जीभ भी सेल है, आपका पेट, आंतड़ी सब सेल है। बिना उसके कुछ नहीं बनता, मतलब अंतिम पार्टिकल। अब ये समझ जाइए, जैसे आपने एक बैटरी लिया, ठीक है, आप एक बैटरी लिया आपने, और यहां पर एक नॉर्मल बैटरी हमने देखा, और बैटरी को आपने बकायदे उसको हैमर से उसको ब्रेक इनटू पीसेस माने टुकड़ा टुकड़ा किया। अब आपको सोचिए क्या क्या मिलेगा। जब आप कोई चीज को तोड़ते हैं, उसका अंतिम पार्टिकल क्या है, लास्ट पार्टिकल क्या है? सी, ठीक है, आपके सामने कैमरा है। कैमरा अगर मैं फोड़ दूं, पूरा उसको बिल्कुल बुरादा बुरादा में कर दूं, तो उसमें क्या क्या निकलेगा? अगर उसको कण को देखें, सबसे छोटा कण को, तो कांच निकलेगा, प्लास्टिक निकलेगा, और जो फाइबर भी निकलेगा, है ना, माने नॉर्मल फाइबर, और भी बहुत सी चीजें। देखिए उसमें कुछ आयरन भी निकलेगा, सब कुछ। तो जो सबसे छोटा पार्ट है वही हमारा कोठरी है, वही हमारा सेल है। माने आज का हमारा पहला चैप्टर है कोशिका माने सेल, क्योंकि शरीर को समझने के लिए सबसे पहले सेल को जानते हैं, ठीक। और जो है कि पहले क्या कैसे कैसे हम लोग इसके जस्ट तुरंत बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर करेंगे, समझ जाएंगे उसमें। अभी जैसे मान के चलिए आपका ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल। अब ताजमहल ध्यान दीजिएगा, अगर उसको बुलडोजर से गिराया जाए, ठीक है, और जेसीबी से उसको तोड़ा फोड़ा जाए, लास्ट में उसको तोड़ने फोड़ने के बाद क्या क्या मिलेगा? क्या सिर्फ संगमरमर मिलेगा? क्या सिर्फ उसमें ईंट पत्थर मिलेगा? क्या सीमेंट बालू कहीं नहीं मिलेगा? क्या लोहा नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा उसमें। आप तोड़ तोड़ करके उसके जो अंदर जब जाएंगे, बिल्कुल उसको मान के चलिए कई ट्रक अपने बुरादा बना दिया ताजमहल को कूच करके। ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। हमारे भारत की शान है, भले ही जो भी कहानी हो, ठीक है। तो ताजमहल में तो लास्ट पार्टिकल क्या क्या निकलेगा? आपका संगमरमर निकलेगा, कुछ ईंट निकलेंगी, है ना, कुछ लोहा निकलेगा, कुछ पीतल निकलेगा, है ना, और बहुत सी चीजें। लेकिन वो ताजमहल है, वो निर्जीव है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, है ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, माने जिसमें जीव है। तो हम अपनी बात कर रहे हैं। दो चीज पढ़ेंगे हम लोग, पेड़ों को माने पादप को, और अपने मानव को, ठीक है। तो ताजमहल में तो 4-5 चीजें हैं, लेकिन जो हमारा शरीर है, अगर मैं कह दूं, है ना, हमारा शरीर जो है, ठीक है, ये अगर इसको हम तोड़े फोड़े, ठीक है, तोड़े फोड़े अगर, चलिए ऊट पटांगे तो हो गया, लेकिन ठीक है, अगर इसको तोड़े फोड़े पूरा शरीर को, मान के चलिए ट्रांसफार्मर में आपका शरीर जल गया, आपका माने हमारा किसी का भी जल गया, उसके बाद आपने देखा कि वो बिल्कुल जल के राखी हो गया, थोड़ा सा बचा है, उसमें भी अगर आप निकालोगे तो सिर्फ एक चीज निकलेगा, वह है कोशिका, वह है सेल। माने सेल के बिना बन ही नहीं सकता। अगर हम एक घर बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या रखते हैं? ईंट रखते हैं, सीमेंट रखते हैं, और बालू रखते हैं ना, सैंड रखते हैं। वही सेशन हमारा सीधे सीधे संबंध बनाता है किससे? सेल से। माने सेल से ही पूरी शरीर बनी हुई है, ठीक है। अभी मैं एक आंख की पुतलियों को उखाड़ लूं, या इस माथा जो है, माथा के इसके जो छील दूं इसका चमड़ा को,
और छील करके रख दूं, आपके यहीं पर चिपका दूं, तो उसमें करोड़ों अरबों सेल मिलेंगे। वो सेल से ही बना हुआ है। आप एक कल्पना और कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा साथियों, पहला वीडियो है लेकिन जरूरी था। अब ये मान के चलो कि आपने ये माथा आपने काट दिया, छील दिया, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे नंगी आंखों से, हमको डायरेक्ट तो दिखाई देगी नहीं, नंगी आंखों से ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों धागा जैसी संरचना है। वो धागा ही ऐसी चीज है जो कि कोशिका है, सेल है, बिल्कुल महीन महीन करोड़ों अरबों ऐसी है ये हमारी। अगर इसको आप देखते हो, ये हथेली, ठीक है, ये ऊपर ये कलाई, जो भी चीज, अगर इसको आप एक छोटा सा पार्टिकल निकाल करके, छोटा सा, मैं तो यह पूरा माथा ही निकाल लिया, लेकिन आप थोड़ा सा अगर निकाल के देख रहे हैं तो आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से अगर आप देखते हैं तो वो क्या है, वो सेल है, कोशिका है। मतलब एक एक पार्ट हमारा, हड्डी को अगर आप चूर चूर कर देते हो तो जो अंतिम पार्टिकल होगा वो सेल है। सेल से भले टिश्यू बना, टिश्यू से क्या क्या बना, ठीक है, ये हमारा सेल है, ठीक। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल माने सबसे छोटी कण नहीं है, सॉरी, यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है, माने अब देखिए सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी मानव की। अब मान के चलिए कोशिका है। अब कहेंगे सर कोशिका में इतनी चीजें पाई जाती है, मान लीजिए हमने माथा ही निकाला, माथे का कोशिका, ये माथा का पूरा निकाल लिया, पूरा छील दिया इसको। अब इसके अंदर एक कोशिका, देखिए तो बहुत बड़ी कोशिका हमने निकाल लिया, तो इसके अंदर इतनी चीजें होती हैं, तो उस मतलब कोशिका से भी छोटी चीजें होती है। जी हाँ। अब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो एक छोटी सी कोशिका में सुई के नोक बराबर, साथियों सुई आपने यहां पर धंसाया और उसको निकाल लिया तो ब्लड आया, लेकिन वो आपके मांस का कुछ टुकड़ा सुई के अंदर चला गया, उसको आप रखते हैं जमीन पर, उसमें भी देखते हैं तो उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। इसका मतलब कोशिका से भी छोटी छोटी चीजें होती हैं। मतलब यह स्मॉलेस्ट यूनिट है, न कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कण नहीं है, इकाई है। इसके अंदर भी बहुत सी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। अब कल्पना करिए, एक छोटी सी कोशिका आपने सुई के नोक के बराबर निकाला और उसमें बहुत सी चीजें, सैकड़ों चीजें आपको दिख रही है, डीएनए दिख रहा है, आरएनए दिख रहा है, हर में कुछ न कुछ दिख रहा है, क्रोमेटिन दिख रहा है, क्रोमोसोम्स दिख रहा है, ठीक है, सारी चीजें। अब आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म दिख रहा है, जीव द्रव्य दिख रहा है, केंद्रक द्रव्य दिख रहा है, सारा चीज एक सुई के नोक के बराबर वाले टुकड़े में है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आप सीधे सीधे समझ जाइए, आपका गिफ्ट ये आया, आपने खोला इतना छोटा मिला, आपने खोला और छोटा मिला, आपने खोला और छोटा मिला, आपने खोला और छोटा मिला, आपने खोला और, ये आपका जो सबसे छोटा वाला है, इसमें भले आपका अंगूठी हो, आपकी घड़ी हो, पता नहीं क्या क्या हो, या कुछ भी ना हो, या मस्ती करने कुछ और हो, तो आपका बड़ा वाला जो पोर्शन है उससे कोई मतलब नहीं है। बड़ा वाला तो हमारा पूरी शरीर है। फिर यहाँ पर अंग हो गया, है ना, कोई छोटा मोटा अंग हो गया। फिर यहाँ पर अब देखिए, इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे ये बॉडी, पूरी बॉडी है, किसकी, डिब्बे की बॉडी है। मान लीजिए डिब्बा है, ये डिब्बे की बॉडी। जब बॉडी को छोटा करेंगे, अब देखिए ये पूरी हमारी बॉडी होगी, एक बॉडी है, लेकिन यहाँ काट दिया, कलाई निकल गया, इधर हथेली निकल गया, इधर हमने भुजाएं मार दिया, है ना। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अब बोलेंगे इसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम माने तंत्र। मान के चलो उससे भी बड़ा करते हैं। हमने आर्गन से बड़ा क्या देखा, सिस्टम को। माने जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, अब इसको छोटा थोड़ा सा करेंगे, मान लीजिए इसको छोटा करिए थोड़ा, तो हमारा तंत्र आएगा। जैसे ये पूरी शरीर तो एक यूनिट हो गया, सबसे बड़ा हो गया। अब इसके बीच में कितने तंत्र हैं, श्वसन तंत्र है, माने सांस लेने वाला सारा सिस्टम, और वो तंत्रिका तंत्र है, पूरा सोचने वाला सिस्टम सर में, पाचन तंत्र है, पचाने वाला तंत्र है, ठीक है, और जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम माने उत्सर्जन तंत्र है, निकालने वाला सारा सिस्टम है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र है, ब्लड जो बहाता है, रक्त, है ना, ब्लड सर्कुलेशन वाला। तो ये सारी चीजें, इसके बाद जो छोटा आप करें सिस्टम हो गया ये, ठीक है। अब उससे भी छोटा आप करते हो तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन्स हो जाएगा। माने ध्यान दीजिएगा,
माने हमने सबसे बड़ा देखा बॉडी को अगर तोड़ा फोड़ा काटा तो आया तंत्र में आया, है ना। हमारा कितना तंत्र हो गया, देखिए यहाँ पर श्वसन तंत्र, यहाँ पर न्यूरॉन, क्या नाम है, तंत्रिका तंत्र, है ना। यहाँ पर श्वसन तंत्र तो है ही है, यहाँ पर पाचन तंत्र हो गया, यहाँ पर माने एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, उत्सर्जन तंत्र हो गया। अब जितने भी तंत्र हैं, चाहे आप देखो मस्कुलर सिस्टम माने मांसपेशी तंत्र, जितने मांसपेशी हैं सारे तंत्र यहाँ पर आ गए। अगर हम उसको और छोटा करें तो हमारा आर्गन आ जाएगा, माने नाक, कान, ये उंगली, ये कलाई, ये भुजा, है ना, ये भुजा, ये चेस्ट और ये रिब्स, मतलब आर्गन सब आ जाएंगे। अंग जितने हमारे शरीर के अंग जितने हैं, ठीक है, पैर, हाथ, ये माने ये तीसरा आर्गन आ जाएगा, ठीक है। उससे भी छोटा कर रहे हैं तब आ जाएगा टिश्यू, माने उत्तक, ठीक है, उत्तक साथियों, उत्तक माने उससे भी छोटा उत्तक आ जाएगा। उत्तक माने, अब उत्तक माने समझने, उत्तक समझने के बाद मान लीजिए ये सबसे छोटा वाला ये है सेल, ठीक है, कोशिका, सबसे छोटी कोशिका हो गई। कोशिका, कई कोशिका मिल गई, एक ही टाइप की कई कोशिका, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमको मिक्स करना है। मान लीजिए हमको कहीं जाना है, पिकनिक पे जाना है, टूर पर जाना है, तो होगा क्या कि अलग अलग ग्रुप, एक अच्छे टीचर होते हैं अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, उसमें अलग अलग तरह के लोग रख देते हैं। माने एक अलग विचारधारा के, बिल्कुल लगभग सेम विचारधारा के एक में, एक सेम विचारधारा एक में, तब बहुत अच्छा पलटन होता है, कंपटीशन भी होता है, आपका अंताक्षरी भी बढ़िया से होता है, या रिटर्न जो इसे वगैरह कंपटीशन करते वो बढ़िया होता है, या जो आप घुमाए हैं उसका अगर आउटकम लेना चाह रहे हैं, उसका फीडबैक लेना चाह रहे हैं, तब वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सेम टाइप के लोग हैं। तो जब कोशिका, सेम टाइप की कोशिका मिल करके जुट जाती है, एक चीज बनाना चाहती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू, ऊतक, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये अब इतना बड़ा है ये हथेली, तो हथेली में तो अरबों खरबों कोशिका है, छोटी छोटी, आप एकदम तार की तरह झूल रहा है ना, लेकिन वहां पर आपको ये पूरा बना दिया, मिल गया, तो वो पूरा ऊतक हो गया। अब इन ऊतक को मिला के क्या बन गया, हथेली बन गया, एक हमारा अंग बन गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपका ये सब जो है सेल है, कोशिका है, और इसको आपने एक गुच्छा बना दिया, एक ही टाइप का कोशिका, वो हो गया ऊतक, और इसको आपने पूरा अगर बना दिया तो ये हो गया भुजा, हो गया, है ना। कई ऊतक मिलकर के क्या बना दिए, एक अंग बना दिए। तो कई सेल मिलके ऊतक बनाए, एक ही प्रकार की, एक ही ढंग का उनका क्रियाकलाप हो, एक ही ढंग की संरचना हो, और मिलके एक ही ढंग का टिश्यू मिलके बना गया, अंग बना दिया, ठीक है। अंग से बन गया क्या, उत्सर्जन तंत्र, अरे तंत्र बन गया, और तंत्र के बाद पूरी बॉडी बना दिया। कहने का मतलब ये छोटा मैंने बांटने का गया। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है, उसके बाद टिश्यू है, उसके बाद अंग है, आर्गन है, ठीक है, हमारे अलग अलग अंग, उसके बाद तंत्र है, जितने भी तंत्र हैं आपका, ठीक है, मांसपेशी तंत्र से लेकर कंकाल तंत्र से लेकर हड्डी भी तो एक तंत्र है ना। इसमें आपका स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम माने कंकाल तंत्र है, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, मस्कुलर माने मांसपेशी तंत्र, ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम माने श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पाचन तंत्र। कहने का मतलब ये जो तंत्र है और तंत्र से मिलकर क्या बन गया, बॉडी बन गया, ठीक। ये हमने देखा, इसको समझना मेरे ख्याल से आसान होगा। सिस्टम, चलिए वही सिस्टम जो मैंने अभी बता दिया उसको बता ही दिया। हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, कोशिका को। कोशिका का अध्ययन हमको पता है किसके अंतर्गत किया था, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अगर आप साइटोलॉजी पढ़ते हैं, साइटोलॉजी नामक किताब पढ़ते हैं, साइटोलॉजी नामक थ्योरी पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, इसका मतलब आप कोशिका को जमकर अध्ययन कर रहे हैं, उसके ओरिजिन से लेकर के और अभी तक के सारे एक्टिविटीज को आप देख रहे हो, ठीक है। अब आते सिस्टम को देख लिया हमने, सर्च। अब देखते हैं सबसे पहले खोजा किसने था। सबसे पहले खोजा था साथियों किसने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक। अब यहां पर इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, उसका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, 1665 में किया,
थोड़ा सा ही इनके बारे में जान लेते हैं। ये थे तो यूनाइटेड किंगडम के, मैंने बार बार बताया आपको, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम माने भाई चारों अगर मिला देते हैं, इंग्लैंड वाला पड़ोसी, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, चारों को मिला के यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। स्पेशली हम लोग ब्रिटेन जान लें तो 1665 में इन्होंने कार्क जो है, कार्क माने हमने नाम सुना है बोतल उतल में, जो शराब की बोतल में या और भी पुराने ज़माने की बोतल में जो लकड़ी का ढक्कन ऐसे लगाया जाता था, उसको हम लोग कार्क बोलते थे, है ना, कार्क। लेकिन अगर देखा जाए कार्क, तो जो हमारा ये पेड़ होता है, ठीक है, पेड़, और पुराने पेड़ के जो छाल होते हैं, ठीक है, जो छाल आपने देखा होगा साथियों, जो मेरे समय के हैं, ठीक है, मेरी उम्र के हैं, उन्होंने सब कुछ ये देखा होगा कि किस प्रकार से पहले जब चोट लगती थी, काफ़ी ज़्यादा चोट लगती थी, बहुत कभी कभार हम लोगों ने मुंह देखा होगा दवाओं का, तो वही छाल रगड़ते थे, रगड़ कर पत्थर पर, और उसको लेप लगाते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, है ना। थोड़ा सा समय लेता था, लेकिन सूख के बिल्कुल पता ही नहीं कि हमको क्या होता है, पेंसिलिन क्या होता है और मलहम क्या होता है, हमको नहीं मालूम था, बिल्कुल नहीं मालूम था। तो वो जो छाल जो मर चुकी होती है, बिल्कुल मृत अवस्था में, काफ़ी पुराने पेड़ का जो छाल होता है ना, नए पेड़ का देखिए आप उखड़ेगा नहीं, बट पुराने पेड़ का काफ़ी वैसा छाल होता है। तो ऐसे छाल से ऐसे अध्ययन कर रहे थे, तब तक इन्होंने देखा, क्या देखा, इस टाइप की संरचना उनको दिखी, ठीक है, इस टाइप की संरचना, और ऐसे ऐसे उन्होंने मतलब देखा ऐसे, है ना, बिल्कुल जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता हो, ऐसे उन्होंने देखा और उनको लगा कि ये कुछ चीज़ है, ठीक है, ये कुछ चीज़ है। अब देखिए मधुमक्खी का छत्ता, बीच में कुछ नहीं था, माने मरी हुई चीज़, ये मरी हुई चीज़ था। तो इस देखिए कोठरी की तरह लग रहा है ये, तो इस कोठरी को इन्होंने नाम दिया सेल नाम दिया। किसने नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क में, माने पेड़ों की छाल में उन्होंने खोज करते हुए देखा, और कौन सी कोशिका देखा? मृत कोशिका देखा। देखिए इन्होंने देखा कि ये सब तो ठीक ठाक था, ये जो वाल था, दीवाल इसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो ठीक ठाक था, लेकिन अंदर सब मटेरियल मर चुके थे। अंदर जो मटेरियल होना चाहिए, देखिए सेल टाइप लग रहा है, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता ऐसे ही होता है। तो अब ये जो यहाँ तो यहाँ कुछ नहीं था, मरी हुई कोशिका थी, यानी मरे हुए पेड़ में। अब सोचिए मरा हुआ पेड़ भले ना हो, लेकिन पुराना पेड़ है तो उसके छाल जो है वो मरा हुआ था, है ना, चमड़ा जैसे बिल्कुल कोशिका विहीन हो जाती है वृद्धावस्था में, तो उसके अंदर कुछ नहीं था, सब कुछ अपघटित हो चुकी थी, मर चुकी थी। जितने आइटम होते हैं इसमें, जो हमारे आज के सेल में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, डीएनए, आरएनए, ये जितने चीज होते हैं ये सब नहीं था। हाँ, वाल था। क्यों वाल था? क्योंकि यह सेलुलोज का बना था साथियों, सेलुलोज का बना था, और यह थोड़ा मजबूत होता है, जल्दी अपघटित नहीं होता है। माने अब किसका बना हुआ था सेलुलोज? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए सेलुलोज जैसे हमारे कपड़े में भी सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक सामान्य मानव नहीं पचा सकता है, ठीक है, थोड़ा मजबूत होता है। इसी मजबूती की वजह से सब कुछ मरने के बाद भी यह जो इसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल, माने कोशिका भित्ति। हम लोग जो बचपन में क्या बुलाते थे? भीत। जो कच्चा घर होता था, जब लिपाई पोताई होती थी तो उसको हम लोग भीत बोलते थे, तो यहीं पर भित्ति बोलते हैं, माने इसका वाल जो है, दीवाल, कोशिका भित्ति, ये नहीं अपघटित हुआ था, ये किसी बैक्टीरिया द्वारा खत्म नहीं किया गया था, प्रकृति द्वारा सड़ाया नहीं गया था, तो ये जिंदा था। इसी को इन्होंने कोठरी नाम दिया, सेल नाम दिया, और कहा सेलुलोज। तो सेलुलोज 3 प्रकार के होते हैं साथियों, 3 प्रकार के। अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, तो ये है पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, और डाइसेकेराइड, ठीक है, डाइसेकेराइड, और इसको अगर एक सामान्य भाषा में बोला जाए तो
मल्टीसेक्राइड, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीसेक्राइड, ठीक है। जी हाँ, मल्टीसेक्राइड माने एक शर्करा का एक अणु, ग्लूकोज जो होता है, चीनी मान के चलिए। देखिए अब आप सीधे सीधे समझ जाइए कि यहां पर देखिए ये जैसे चीनी है, चीनी का एक अणु है, ठीक है। तो चीनी का एक अणु, चीनी का एक परत है, हम लोग कुछ भी उसको बनाए हम लोग खा सकते हैं, ठीक। सिंपल 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 उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपका सलजम या चुकंदर, चुकंदर का पतला परत कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, एक पतला परत आप काटिए खा सकते हैं बढ़िया से, लेकिन उस पर 2 चपका दीजिए थोड़ा सा कड़वा लगेगा, और मोटा चपका दीजिए उसको खाना होता है तो कुछ ही लोग खा पाएंगे, है ना, लगेगा कि अरे बाप रे बाप पच नहीं रहा है। तो चीनी का जो हम लोग शर्करा हम लोग जो देखते हैं, ग्लूकोज जो ये सेलुलोज होता है ग्लूकोज का बना होता है, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड, सॉरी मैंने नाम थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये मोनोसेक्राइड है साथियों। चलिए मैं यहाँ पर मोनोसेक्राइड लिख दे रहा हूँ, पॉलीसेक्राइड उसी को बोलते हैं, ठीक है, मल्टीसेक्राइड को ही। मोनो माने सिंगल, तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड माने इसमें चीनी का एक अणु है। अब देखिए एक और लगा दूं मैं इस पर, एक और परत बिठा दूं तो वो चीनी माने शर्करा। अभी इसको हो सकता हो आपको न समझ में आए कि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सेलुलोज सामान्य चीज का नहीं बना होता है, माने उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं या कुछ इतने ज्यादा कण होते हैं कि वो थोड़ा मोटा हो जाता है, थोड़ा सुपाच्य नहीं रह जाता है, अपाच्य हो जाता है। हम मानव के लिए नहीं, अब छाल में भी, ये पेड़ों के छाल में भी पाया जाता है। देखिए जानवर खा सकते हैं, हमारा कपड़ा खा जाते हैं, कागज भी खा जाते हैं, लेकिन हम नहीं खा पाते, नहीं पचा पाते, वो सेलुलोज उसमें मिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए 2 तक तो कुछ गनीमत था, लेकिन पॉलीसेक्राइड, अब इसमें ये भी आ गया, अगर इसमें 3 सोचिए 3 परत हो गया तब ये कठिन हो जाएगा इसको खाना, चबाना, पचाना। इसीलिए ये देखिए 3 परत का है ये, ठीक है, ये 3 परत का बना था, सेलुलोज का बना था। बार बार पेपर में आता है कि मतलब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये है सेलुलोज की बनी होती है, और इसीलिए ये अब घटित नहीं हुआ, ये कभी मतलब टूटा फूटा नहीं। तो इन्होंने क्या देखा, मरी हुई कोशिका को देखा। किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने खोजा, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सैकराइड वाला सिस्टम बहुत डिटेल में, लेकिन अभी खाली हल्का सा इसका बताने के लिए मैंने जिक्र किया। अब आता है साइज। चलिए साइज में हम लोग दूसरा देखेंगे, इसका साइज क्या होता है, ठीक है। यहां पर सेल वॉल, लाइव सेल, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग अगर देखें तो प्रकार तो 2 प्रकार के होते हैं। जो कोशिका होती है, सोचिए एक छोटी सी कोशिका के बारे में हम लोग कितना कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, कितना कुछ पढ़ेंगे, कितना कुछ जानेंगे। कोशिका 2 प्रकार की होती है, स्पेशली प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक माने ऐसा कोशिका जो बहुत पुरानी है, जो डेवलप नहीं है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है, और यूकैरियोटिक काफी डेवलप है। आज की कोशिका, हमारी मानव की कोशिका या पादप की कोशिका माने प्लांट सेल जो है, उसमें बहुत डेवलप हो चुका है, ठीक है, काफी डेवलप है, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसमें सबसे लंबी माने सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, साइज में देखते हैं सबसे छोटी, और 2, इसमें भी 2 है, एक ह्यूमन में और एक सभी में, किसी में भी, ठीक है, इसमें भी 2 है, एक ह्यूमन में और एक सभी में। तो अगर देखा जाए तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, वो होती है अंडाणु। माने औरत के अंदर जो होता है अंडाणु, है ना, एग, अंडाणु और शुक्राणु के मेल से एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। तो अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है, और अगर देखा जाए सब में, ये मानव शरीर में सबसे बड़ी, सब में तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा फिगर में। और अगर सबसे छोटी देखा जाए तो मानव शरीर का शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म, मानव शरीर का शुक्राणु, और सबसे बड़ा देखा जाए तो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में अलग से डिटेल होगा। एक बहुत ही सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी अगर कोशिका किसी की होती है तो माइकोप्लाज्मा की, ठीक है।
वाली कोशिका भी होती है। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। माने कुछ ऐसे जीव होते हैं जहां पर सिर्फ एक कोशिका होती है, सिर्फ एक कोशिका। हमारे शरीर में तो अरबों खरबों है, बट अमीबा में एक ही कोशिका होती है। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में। बस इतना जानिए कि प्रोकैरियोटिक प्रकार में और यूकैरियोटिक मतलब दो होते हैं। ये थोड़ा प्राचीन टाइप का कोशिका है और ये आधुनिक टाइप का। और हाँ ठीक है, सेल वॉल हमने पढ़ ही लिया। सेल वॉल हमने पढ़ लिया किसका बना है, सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, कॉमन चीजें बता रहे हैं साथियों। वैसे इसमें मैं अगर बढ़ाना चाहूं तो इतना बढ़ जाएगा, लेकिन अभी बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आप अच्छा सबसे लंबी देखा जाए, सबसे लंबी कोशिका, ये थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी माने उसके आयतन में, चौड़ाई में, ठीक है, चौड़ाई में और उसके थोड़े आयतन में, घेराव में बड़ी होती है। लेकिन लंबी अगर देखा जाए तो सबसे क्या है, न्यूरॉन माने तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका जो हमारे सिर में होता है, न्यूरॉन जो होता है। अगर हमारा सिर को ऐसे काट करके तलवार से या चाकू से खोल दिया जाए तो इसमें रस्सी बम जैसा होता है। जैसे रस्सी बम में दुनिया भर की स्ट्रिंग रस्सी लपटे रहते हैं, इसे ही करोड़ों अरबों लपटे हुए। उसको अगर देखा जाए तो लंबाई में सबसे बड़ी, उस धागा को खोला जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। ठीक, तो 5 चीजें आप ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु मानव में, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु मानव में, सबसे बड़ी कोशिका पूरे ब्रह्मांड में, सबसे बड़ी कोशिका अगर कोई है तो शुतुरमुर्ग का अंडा का है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक सूक्ष्म जीव का है। लेकिन सबसे लंबाई में सबसे लंबी अगर माना जाए तो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन ये सिस्टम जो होता है हमारे ऊपर का न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके साइज हो गए। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन। अब आते हैं लाइव सेल माने जीवित कोशिका। अभी तक हम लोग मृत कोशिका को देखे थे, अभी तक जीवित कोशिका मिला ही नहीं, जिसके अंदर में सारी क्रियाकलाप हो रही है, गतिविधियां हो रही है, अभी तक तो मिला ही नहीं वो। ठीक है, यही शरीर साथियों, जिस शरीर पर हम लोग अभिमान करते हैं, जिस शरीर को पालने पोसने के लिए हम लोग उसको मंदिर की उपाधि दे देते हैं, उसी शरीर में कितना गंदा से लेकर कितना सब कुछ भरा हुआ है। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे एक मानव शरीर में हम लोग 25 क्लास में इतना देखेंगे तो सोचिए एमबीबीएस वाले अब 5 साल में कितना कुछ देखते होंगे। ठीक है, जो कहते थे पहले कि नाड़ी देखकर सब समझ जाते थे, अब तो नहीं कहेंगे। लाइव सेल ध्यान दीजिएगा। एक डच थे, डच माने हॉलैंड, हॉलैंड माने नीदरलैंड। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, लुवेनहॉक, लुवेनहॉक। चलिए लिखने में हो सकता हो थोड़ी जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाए, लेकिन आप लोग सुनने में कम से कम कंफ्यूज मत रहिएगा। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने ये चूंकि हमेशा मैग्नीफायर ग्लास लिए रहते थे। ठीक है, मैग्नीफायर ग्लास, मैग्नीफायर ग्लास आपने बचपन में देखा होगा साथियों, इस टाइप का होता है। ठीक है, हम लोग भले डंडी वाला न मिलता हो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग लेके चलते थे। और करते क्या थे, सूर्य की रोशनी में उसको सेंट्रलाइज करके, उसके सेंट्रलाइज अपने आप हो जाता है और वो कागज जलाते थे। खूब प्रयोग हमने किया है। ठीक है, एक जगह। तो ये मैग्नीफायर ग्लास लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा छोटा देखते रहते थे। ठीक है, वो सूक्ष्मदर्शी नहीं था, मैग्नीफायर ग्लास था, ये तो बहुत बड़ा है ना। तो देखते रहते थे। उसी में इन्होंने खोजा, क्या खोजा, जीवित कोशिका के, ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका की खोज किया इन्होंने। ठीक है, जीवित कोशिका खोज किया। चूंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते थे, मैग्नीफायर ग्लास लेकर के हमेशा चलते रहते थे, तो एक नहीं 3-4 आविष्कार, वैसे आविष्कार इनका कई है, लेकिन आपके लिए जो परीक्षा के लिए है 2-3 पार्ट जान लीजिए। इन्होंने जीवित कोशिका खोज की, और सबसे बड़ी चीज क्या खोज की थी, जीवाणु की खोज। ठीक है, बार पेपर में आ चुका है, अब आएगा भी नहीं, इतनी बार आ चुका है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। जीवाणु जीवित कोशिका, सीधे से संपर्क बना लीजिए कि जीवाणु में ही सबसे पहले जीवित कोशिका की उन्होंने खोज किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आरबीसी की भी खोज किया। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स माने लाल रक्त कणिका, हमारे जो मानव शरीर में जो लाल खून बहता है
उसके बारे में भी इन्होंने ही बताया, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, शुक्राणु जो स्पर्म होता है, शुक्राणु के बारे में भी इन्होंने ही बताया, ठीक है। शुक्राणु की खोज भी इन्होंने ही किया। किसने किया? हमारे एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने, ठीक है। तो 4 चीज तो हम लोग ऐसे ही जानेंगे, 4 चीज दिमाग में रखेगा। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया, इन्होंने स्पर्म का खोज किया, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज किया, और इन्होंने ये लाइव आरबीसी की खोज किया, है ना। इन्होंने मतलब लाल रक्त कणिका की खोज किया। साथियों, जितना इन्होंने आविष्कार किया, जैसे आप जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबल ने कम से कम 355 आविष्कार किया था, लेकिन लोग जानते हैं कि डायनामाइट बम का ही उन्होंने आविष्कार मेन किया था। इसी प्रकार हमारे ये बहुत आविष्कार किए, लेकिन 3-4 आपको मेन जाना जाता है। किससे? इनको जीवाणु के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया। याद करिए कि जीवाणु की खोज तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया, लेकिन जीवाणु जो परजीवी मलेरिया का जो परजीवी था, उसकी खोज किसने किया था, है ना? रोनाल्ड रॉस ने। चले फिलहाल वो सब अभी हमारा ये चैप्टर चल रहा है, पहले उसको देखते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत, है ना, एंटोनी वॉन साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका अध्ययन करते हैं। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका खोजा और ये बताया कि जो ये है ना, ये जीवित है। अब ये इतना ज़्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इतना ज़्यादा चीज़ होता है कि हो अभी तो हम लोग जान रहे थे वही रॉबर्ट हुक का कि बस उतना ही कुछ है, अगल बगल है, कोठरी है, उसमें अंदर कुछ नहीं है, जो है भी तो मर गया, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब इन्होंने देखा, ये देखा कि केंद्र, हालांकि केंद्र की खोज बाद में किया गया, केंद्रक की खोज दूसरे ने किया था, लेकिन फिर भी ये केंद्रक, अब देखिए थोड़ा सा अंतर केवल जान लीजिए, जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, इसमें जो है वॉल होता है, ये सेलुलोज की बनी, देखिए इसमें जो है दीवाल होता है और इसमें दीवाल नहीं होता है। अब इसीलिए हम लोग पत्ता उत्ता नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। जो अब कहेंगे कि पादप कोशिका माने प्लांट टिश्यू, माने जो पौधों की जो कोशिका होती है उसके चारों तरफ एक दीवार होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। इसीलिए हम लोग पत्ता उत्ता खा के चबा नहीं पाते या डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। उसमें सेलुलोज होता है, उसमें शर्करा का माने ग्लूकोज का 3 अणु होता है, माने पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है, इसलिए वो सुपाच्य नहीं होता है। लेकिन इसमें हमारे कोई वॉल नहीं होता, इसमें भी वही चीज़ें बहुत होती है, इसमें भी वही चीज़ें बहुत होती हैं। लेकिन देख लेते हैं मेन चीज़ें क्या है। ये केंद्रक, ठीक है, केंद्रक की खोज यद्यपि किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। हो सकता है आज की क्लास में ना बता पाऊँ, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया। ये इंग्लैंड के थे, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था केंद्रक की। हर कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। अब मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस, जिस प्रकार से ब्रह्मांड के केंद्र में आस्तिक लोग प्रभु को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, हर चीज के केंद्र में आपका उत्पत्ति बिंदु है। मानव शरीर हो और चाहे जहां भी हो, सबसे कहा जाता है कि सेंट्रल पॉइंट जो होता है, जैसे कहते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सारा चीज ये सेंटर होता है, बिंदु होता है। हर चीज, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई प्रदेश हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। तो उसी प्रकार से कोशिका का सब कुछ यही है, केंद्रक है, ठीक है। उसके बीच में ये जितने भी चीज हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। देखिए ये भी और ये भी, केंद्र को भी लेकर के, इसको सारे चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन जीव द्रव्य पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में पहले जान लीजिए, ठीक। अब वहां पर हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए आपको बता ही दे रहा हूं, इसी समय आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, देख लेंगे। याद भी कैसे होगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि याद कैसे होगा। प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, और साइटोप्लाज्म, ठीक। तो साइटोप्लाज्म ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियस माने केंद्रक होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म से केंद्रक द्रव्य हो गया। साइटोलॉजी माने कोशिका होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव्य। और ये हो गया जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य माने जो जीवन का जितना भी कुछ है, द्रव्य है, इसके अंदर, द्रव्य माने तो ऐसे मुद्रा होता है,
मटेरियल होता है, तो इसके अंदर जितना भी चीजें हैं सब आएगा क्या, जीव द्रव्य आएगा। केवल इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा। लेकिन इसको छोड़ करके ये न्यूक्लियस को छोड़ करके ये जो चीजें हैं उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म, माने कोशिका द्रव्य बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, केवल इतना को, इसको छोड़ के ये हो गया कोशिका द्रव्य। अगर इसको भी ले लिया तो वो हो गया पूरा जीव द्रव्य, पूरा जीव द्रव्य। और केवल इसके अंदर ले लिया तो हमने लिया कोशिका द्रव्य, माने साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म ये केंद्रक द्रव्य, और जो प्रोटोप्लाज्म वो पूरा का पूरा जीव द्रव्य होगा। ठीक है, इन्होंने खोजा, किसने खोजा, एंटोनी वॉन लीवनहॉग ने जीवित कोशिका की खोज किया। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज किया, इसकी केंद्र की खोज किया। कैसे खोज किया, इन्होंने आर्किड नामक पौधा था। ठीक है, आर्किड, अब कुछ आपको दिखाई दे रहा हूं। आर्किड नामक पौधा था, उसका जो जड़ था आपने देखा होगा, शायद उसका नाम नहीं जानता हो, उसके जड़ों में खोजते खोजते देखा, ओ ये तो न्यूक्लियस भी होता है। अब कहें न्यूक्लियस में क्या होता है, इसी में आरएनए, इसी में आपका क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन धागे, सब कुछ इसी में होता है। आपका उत्पत्ति बिंदु इसी में है। अगर ये न रहे तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा तो बढ़ेगा नहीं। कहा जाता है कि जो उद्योगपति विचारधारा वाले होते हैं उनके परिवार में जितना बंटवारा होता है उतना ही वो बढ़ते हैं। तो कोशिका, मान के चलिए हमारी ये कोशिका फिक्स थोड़ी ना है, हम लोग इतने बड़े से इतने बड़े हो रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, हमारा कोशिका तो बढ़ रही है। अब मान के चलिए 1 करोड़ कोशिका था बचपन में, क्या आज भी 1 ही करोड़ होगा, केवल मोटाई बढ़ गई? नहीं, 1 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से पता नहीं कितना करोड़। तो माने कोशिका हमारी बढ़ भी रही है और सब कुछ उसमें सिस्टम चल रहा है ना। जैसे मनुष्य बढ़ता है वैसे कोशिका भी बढ़ रही है। या ये कहिए कोशिका नहीं बढ़ेगी तो मनुष्य कहां से बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये जो बढ़ रही है, घट रही है, नया जो पैदा हो रही है। अब यहां पर हमारा कट गया, आधा कट गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर कुछ दिन बाद जुड़ जाएगा, हम देखेंगे कि अट्टी पट्टी मलहम कुल हुआ अपने जगह, लेकिन जुड़ा क्या चीज, वो कोशिका तो जुड़ी। अब मान के चलिए आपका ये यहां फट गया, काफी फट गया, अब धीरे धीरे यहां से निकलेगा, जड़ निकलेगा कोशिका का। ध्यान दीजिएगा, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का जन्म होता है। दोनों ने कहा था, हमारे स्लाइडन ओस्वान ने भी कहा था, रॉबर्ट वर्चो ने भी कहा था। तब इधर से निकला, फिर ऊपर से भी कुछ निकलेगा धीरे धीरे। मान के चलिए कि तार निकल रहा है, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, हॉलीवुड फिल्मों में धीरे धीरे निकल के जुड़ गया, कुछ दिन बाद जुड़ जाएगा, महीना 2 महीना। आपका हड्डी टूटता है, हड्डी टूट गया। हड्डी जब आप खपचाली लगा के, है ना, जब लगाते हैं, चाहे गांव में खपचाली लगा के, शहरों में भी इधर उधर जोड़ के ऑपरेशन अगर करने की नौबत नहीं है तो ऑपरेशन साथ में तभी होता है जब वो कई मल्टीपल फ्रैक्चर है, कई जगह से टूट फूट गया, तब ऑपरेशन होता है। लेकिन नॉर्मल टूटा हुआ तो उसको जोड़ के प्लास्टर लगा देते हैं जिससे वो, अब क्या होगा, प्लास्टर के बाद धीरे 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 उसमें से गांसा निकलेगा, माने उसमें से जड़ टाइप निकलेगा, वही कोशिका और बढ़ेगी और जाके जुड़ जाएगी। माने कोशिका विभाजन भी हो गया, कोशिका बढ़ी भी। तो कहाँ होगा, ये सारा चीज इसी न्यूक्लियस में होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस में होता है। ये पुरुष का जननांग है, माँ का गर्भ है, सब कुछ, ये सारी चीजें जिस प्रकार से ये हमारा ह्यूमन में हो रहा है उसी प्रकार से हमारे कण कण में हो रहा है। हम केवल शरीर तो पैदा नहीं करेंगे ना, महिला और पुरुष का मेल हो गया, एक नई उत्पत्ति हो गई, केवल उससे तो काम चलेगा नहीं, हमको पूरे अंगों को भी बढ़ाना है, ऊतक को भी बढ़ाना है, कोशिका को भी बढ़ाना है। तो उसको हर जगह से ये बढ़ाता रहेगा अपना। गजब का सिस्टम है, गजब का सिस्टम। ये नहीं कि एक जगह बटन दबा दिया वहां बढ़ रहा है तो सब कुछ बढ़ रहा है, नहीं नहीं भाई, एक एक अंग को बढ़ना होगा। पता चला कि आपका ये हाथ डिस्टर्ब हो गया, कहते हैं लक्षण आ गया, अब नहीं बढ़ रहा है ना घट रहा है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत मोटा हो रहा है, क्या होगा, इसका कोशिका डैमेज है, इसका कोशिका अनियंत्रित बढ़ रही है, कुछ अजीब ढंग से बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डैमेज है, ये अपने सिस्टम से नहीं चल रही है। कई लोगों को होता है ना, लाल लाल हाथ होता है, मोटा मोटा होता है, कि एक थप्पड़ मार दे तो आप गिर जाए, काफ़ी देर तक गिर जाए, बेहोश हो जाए, मर भी सकते हैं। तो क्या हुआ, कोशिका का सिस्टम ऐसे नहीं बढ़ता, एक साथ चलता है। ठीक है, एक साथ चलता जरूर है, लेकिन हर जगह का अलग अलग सिस्टम है। नाक को उखाड़ लिया, यहां पर अलग ढंग से बढ़ेगा, उसको उखाड़ेंगे, उसमें भी न्यूक्लियस होगा, उसमें भी डीएनए होगा, उसमें भी क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होगा, है ना। अब गुणसूत्र विभाजन कैसे होता है बताऊंगा, कैसे बढ़ते हैं वो, उसका विभाजन का चैप्टर है। अभी तो सिर्फ ये जानिए कि अब यहां पर, ठीक है, आपका
लाइसोसोम है, आपका राइबोसोम है, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ये जितनी चीज़ें हैं इधर, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पर फैली होती हैं। किसमें? ये कोशिका द्रव्य में। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो हमने देखा सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। लाइव सेल, जीवित कोशिका का खोज लिवेनहॉक ने किया, उन्होंने और भी चीज़ों किया। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। मैं एक सवाल छोटा सा पूछ रहा हूँ, रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? ठीक है, कब किया था न्यूक्लियस की खोज? 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने खोज किया, ठीक है, जिसके एक कोशिका की खोज किया, लेकिन वो मृत कोशिका थी, ठीक है। और इन्होंने, अब दोनों का मैं सन पूछ रहा हूँ, आप सब लोग जवाब दीजिएगा। रॉबर्ट हुक ने कब खोज किया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कब खोज किया था जीवित कोशिका की, ठीक है। अब आते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। तो इसमें एक चीज देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। चलिए, और दोनों चीज़ों को हो सकता है, ये छोड़िए थ्योरी, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल यूनिट। अब मैंने शुरू में ही बता दिया कि स्ट्रक्चरल माने बनावट, स्ट्रक्चर माने होता है बनावट, और फंक्शन माने होता है क्रियाकलाप, ठीक है, कार्यविधि, क्रियाकलाप माने जो काम करे, और यूनिट बनेगा ही। तो बनावट के रूप में भी और कार्य के रूप में भी पूरे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है क्या? हमारी सेल। अब कहोगे मतलब बनावट माने इसमें भी जन्म होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वृद्धि होता है, इसमें भी जनन होता है, इसमें भी निष्कासन होता है, और इसमें भी मृत्यु होती है, ठीक है, मृत्यु होती है। तो कहते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, है ना, स्ट्रक्चरल माने बनावट और क्रियात्मक इकाई है। बनावट माने यहां पर अगर देखा जाए, आप परिभाषा यही रखते हो, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो इसका मतलब क्या होता है? संरचनात्मक संरचना इसकी, और क्रियाकलाप भी दोनों एकदम सबसे छोटी है, और मानव के जैसा है। मानव क्या करता है? जन्म लेता है, कोशिका भी जन्म लेती है। आपका कट फिट गया है ना, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, हो रही है फाइटिंग, लगा आपके थोबड़े पर, फट फुट गया, कट भी गया, क्या हुआ? अब ये नाक कट गया तो नाक तो कटी रहेगी नहीं, किसी और ने कटवा दिया, एक दूसरे ढंग से नाक कट गई तो आपका नहीं आने वाली है। लेकिन यहां पर नाक कट गई तो धीरे 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 खुद में नाक जुड़ गया, क्या हुआ? वो जन्म ले रही है, नई कोशिका आ रही है, पुरानी कोशिका वहीं से गांसा फेंकता है। जैसे आप बांस देखते हो ना, बांस में भोजपुरी में बोलते हैं कणीला फेंकता है ना, बांस होता है, आपने बांस 150 लगाया, उसमें हर साल मिट्टी आप फेंकते जाइए तो उसमें कणीला फेंकता रहता है। तो अपने आप, यानी अगर वो पुराने बांस न रहे तो नए कभी आएंगे ही नहीं। उसी प्रकार से पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। किसने कहा था? स्लाइडर एंड स्वान ने कहा था, और रॉबर्ट विर्चे दोनों ने कहा था। फिलहाल कोशिका जन्म भी लेती है। कब जन्म लेती है? जब इसकी जरूरत पड़ती है, जब इसकी जरूरत पड़ती है, जब कट फट जाता है तब जन्म लेता है, ठीक है। या जब कोशिकाएं मरने लगती हैं, जब मौत हो जाता है, जैसे होता है ना कि एक जगह मौत हुआ था, एक जगह जन्म हुआ, वही वृद्धि भी होती है कोशिका। आप सोचिए, आपकी उंगली, आपका थोबड़ा, ये मुंह, जब छोटे थे तो इतना बड़ा था, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, किसी किसी इतना बड़ा हो जाता, तो क्या हुआ? कोशिका तो बढ़ रही, कान थोड़ी बढ़ रहा है, या आंख थोड़ी बढ़ रहा है। आंखों की कोशिका बढ़ रही है तो अपने आप हमको लग रहा है आंख बढ़ रहा है, कानों की कोशिका बढ़ रही है तो हमको लग रहा है हमारा कान बढ़ रहा है। तो वृद्धि भी हो रहा है, जनन भी हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बस एक ही चीज है कि इसमें स्वतः जनन होता है, ठीक है। जैसे लैंगिक जनन इसमें नहीं हो रहा है, पुरुष और स्त्री के संपर्क की तरह इसमें कोई लैंगिक जनन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये शादी उदी नहीं कर रहे हैं, ये जान लीजिए पुरानी है। अब ये इतना सोच लीजिए कि पुरानी बहू है आपके पास, ठीक है, औरत है पुरानी। अब पुरानी माने बुढ़ी हो चुकी है, अब वो इजाजत ही नहीं दे रही है कि कोई नई लेके आओ। वो करेंगे, देखो मेरे में इतनी क्षमता है, मैं पुजारीन हूं और मेरे में इतनी क्षमता, नई बहू दे रही हूं, अगर तुम सक्षम हो इस बहू को संभालने लायक हो तो मैं नई बहू पैदा कर रही हूं, ठीक है। पुरानी ने ही अब तपस्या से, बल से, छल से, चेहरे से उन्होंने नई एक बहू तैयार किया और दे दिया, जाओ जाओ तुम अपना संभालो इतने दिन से।
उसी पुरानी से नहीं आए, फिर वो जब पुरानी हो उसने नहीं दिया, उसने पुरानी हो उसने नहीं दिया, लेकिन दूसरे बहू को इजाजत नहीं है कि नया कहीं और से लेके आओ। ना 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 ना, उसी पुरानी से, मतलब कहने का कि आपका कट फिट हो रहा है तो जो ऑलरेडी पहले से है वहीं से गांसा फेंक फेंक कर, जड़ निकल निकल कर वहीं से आपका बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या हो रही, जनन भी हो रहा है, स्वतः जनन हो रहा है, ये खुद का। हम लोग बताएंगे कैसे न्यूक्लियस में, उसके केंद्रक में कैसे बढ़ती है ये। ठीक है, इसका चैप्टर बाद में ये। ठीक है, और निष्कासन, मनुष्य जन्म लेता है, कोशिका भी जन्म लेती है, मनुष्य वृद्धि करता है, कोशिका भी वृद्धि करती है। मनुष्य जनन करता है लेकिन वो लैंगिक जनन होता है, यहां पर स्वतः जनन करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे, जनन करते हैं लेकिन स्वतः जनन करते हैं। निष्कासन मनुष्य मलमूत्र का करता है। ठीक है, और थूक का करता है, लार का करता है, ठीक है, आंसू का करता है, पसीने का करता है, ये निष्कासन है। और ये क्या काम करता है, अब देखिए हम लोग सांस लेते हैं, तो हमने सांस लिया तो कहां गया, फेफड़े में गया, फेफड़े में गया। अब देखिए ये सारा शरीर तो कोशिका का ही बना हुआ है, फेफड़ा भी कोशिका का, सब कुछ कोशिका का ही है। अब फेफड़े ने, एक सिंपल भाषा में बता रहा हूं, उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। फेफड़े ने दिया किसको, ब्लड को दिया, हवा जो ऑक्सीजन हमने लिया। ठीक है, लेते समय तो हमने 21% ऑक्सीजन लिया, जाते समय 4% घट गया, 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 1% भी नहीं था, लेकिन निकलते समय 4% हो गया। कहां से हो गया, बता रहा हूं कहां से हो गया। अब देखिए 21% हम लोगों ने लिया, प्रकृति में जितने भी ऑक्सीजन है हमने 21% लिया, 21% है भी लिया, अंदर फेफड़े में आया, फेफड़े ने ब्लड को दिया। अब ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है अपने साथ, अब वो हीमोग्लोबिन की सहायता से, चाहे जैसे उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अब लेकर जाता है, सबको ऑक्सीजन देता है। ब्लड पूरे शरीर में जाता है, जो आपका बना हुआ है सिस्टम, वाहिकाएं सिस्टम, रक्त वाहिका, वहां से जाता है, और वहां से जितना कूड़ा करकट कचरा मिला जुला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, जितने गैस फालतू पड़े वो सबको लेता है। माने वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। देखिए ब्लड दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजनेटेड माने उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकृत खून, या उसको बोलते हैं शुद्ध खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अनऑक्सीकृत, ठीक है, रक्त, या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो श्वास लिया हमने फेफड़े में, फेफड़े से खून में गया, खून ने पूरे शरीर को दिया ऑक्सीजन, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया तो निकाल दिया। किसका काम हो रहा है, ये सेल ही तो कर रहा है, कोशिका ही तो कर रही है, मनुष्य तो कर ही रहा है, मनुष्य तो मलमूत्र के रूप में कर रहा है, लेकिन कोशिकाएं हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कर रही है। ठीक है, और कोशिका की मृत्यु भी होती है, ध्यान दीजिएगा। कोशिका की मृत्यु कैसे होती है, याद करिए, जब आप मार्शल आर्ट सीखते हो, यही आप बालू में डालते हो, धड़ 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 बालू में डाल के जला देते हो, या आप मारते हो, इतना ज्यादा दीवार पे मारते हो, इतनी बार बार मारते हो, हजारों लाखों करोड़ों बार मारते हो कि कोशिकाएं या चोट लगेगी फटेगा, चोट लगेगी फटेगा, चोट लगेगी फटेगा, एक दिन पूरा जैसे जैसे पत्थर टाइप, फौलाद टाइप खट्टा बैठ जाएगा और चोट नहीं लगे। क्या हुआ, कोशिका मर गई, वहां की ऊपर की कोशिका मर गई, नीचे का कोशिका जिंदा है ना। आपने बालू में, सॉरी है ना, कभी कभी जोश में कुछ ज्यादा चीजें आपने बालू में कैसे से किया, और क्या हुआ, ज्यादा थोड़ा सा सेकंड कभी देर किया तो जल जाएगा, बालू का जरण आप जान रहे हो। तो आपने किया धीरे 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 धीरे, फिर उसके बाद आपका वो फौलादी पंजा हुआ, क्या हुआ, कोशिका ऊपर की मर गई। अंडरटेकर हो गए, जेटली हो गए, ब्रूसली हो गए, जैकी चैन हो गए, टोनी जा हो गए, ये सब हॉलीवुड के, हांगकांग के और अमेरिका बहुत जबरदस्त, स्पेशली जो मैंने नाम लिया सब चाइना हांगकांग के हैं। ठीक है, जन्म तो हमारे देश में हुआ मार्शल आर्ट का, लेकिन आज उसको पल्लवित कर रहा है, पुष्पित कर रहा है कौन, चाइना। ठीक है, तो अब वहां उनकी सेल मर जाती है, इसलिए दर्द नहीं होता, जितना भी मारो वो डंडा लाठी तलवार से सब रोक लेते हैं। ठीक है, तो मर जाती है, माने कोशिकाएं मरती भी है, बूढ़ी हो जाती हैं। अब सोचिए जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका लटक जाता है कोशिका, वहां पर आप दबाओ, कोई दर्द ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं दर्द होता है ना। जब हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है तो कोशिकाएं लगता है कि हमारी मर गई हैं, दर्द ही नहीं होता है। कहने मतलब कोशिका मरती भी है, मनुष्य भी मरता है। तो सबसे छोटी संरचनात्मक संरचना इसकी देखिए मनुष्य के शरीर की जैसी है, या ये कहो कि मनुष्य का शरीर भी तो कोशिका से बना, तो क्यों नहीं वैसा होगा। तो सबसे छोटी बनावट में भी सबसे छोटी है,
और कार्यकलाप में, अब आप कहेंगे ये तो बनावट हो गया, चलिए कोशिका हमने देख लिया, बीच में केंद्रक है ये वो, और क्रियाकलाप भी हमारी वही है, जैसे जन्म ले रहा है, वृद्धि कर रहा है, जनन कर रहा है, निष्कासन कर रहा है, मृत्यु कर रहा है, क्रियाकलाप भी कर रहा है। तो सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटा कोई जीव है ही नहीं, कोई जंतु है ही नहीं, कोई यूनिट है ही नहीं जो ये सब करता हो और इससे छोटा हो, नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका की, मतलब कोशिका है किसकी? मतलब सृजनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक, अब आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, चलिए मैं पहले मैप आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने ये देखिए, आपका आर्किड का बीज, जिसके बीजों में इन्होंने केंद्रक खोजा था, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, आर्किड के ये जो जड़ हैं, ठीक है, और कुछ दिखा दे आपको, आर्किड के जड़ देखिए, ये आर्किड पौधा जो है इसकी जड़ों में ही इन्होंने देखा था क्या? केंद्रक की खोज किया था। ठीक है, और रही बात, देखिए ये शुतुरमुर्ग का अंडा, देखिए कितना बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। मैंने देखा है डिस्कवरी चैनल वगैरह पे कि शेर जो है शुतुरमुर्ग के अंडे को लेकर खेलता है, काफ़ी देर अपने दांतों से खेलता है, पंजों से खेलता है, लेकिन फूटता नहीं है। सबसे बड़ी कोशिका इसकी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। और लास्ट में आता है, थोड़ा सा आपको ये बता दें, ठीक है, चलिए दूसरे भाग में देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग, हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है, इसमें आप देख लेते हैं कोशिका थ्योरी। ठीक है, कर ही लेते हैं, मैं सोचा छोड़ दूं लेकिन कर ही लेते हैं। कोशिका सिद्धांत। ठीक, कोशिका सिद्धांत, इसको किसने दिया था साथियों? कोशिका का सिद्धांत क्या, थ्योरी क्या है, 2-4 लाइन में सब जानते भी हैं। अब इसको किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। स्वान कुत्ता, लेकिन यहां पर कुत्ता नहीं, हम लोग अपने कुत्ते और कुतिया का नाम क्या रखते हैं? अंग्रेजों के नाम पर रखते हैं ना। मेरे पास भी 2 पेट है साथियों, मोंटी एंड सैंटी। भारतीयों का नाम तो कम से कम आप मत रखा करिए, सोनी, मोनी और ये वो, है ना, जैकी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्लाइडर और स्वान जर्मनी के दोनों थे। तो इन्होंने एक साल के अंतर में 1938 में और 1939 में, ध्यान दीजिएगा, जब भी ये नाम आता है, मैं 100 बार पढ़ाया हूं, लेकिन तब भी ये जरूर आ जाता है दिमाग में कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से गांधी जी और सारे कांग्रेसियों के सम्मत से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इन्होंने इतना क्रांतिकारी काम किया कि गांधी जी को थोड़ी सी चिढ़ हो गई, जलन हो गई, चाहे जो भी कहिए, और या तो उनको ये पसंद नहीं आया कि सुभाष चंद्र बोस हमारे सिद्धांतों से परे जा रहे हैं। 1939 में गांधी जी ने कहा कि तुम मत लड़ो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा, मेरा अधूरा काम है, मैं पूरा करूंगा। और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को लड़ाया। उनके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस, जिनके साथ पूरा देश था, उनके खिलाफ खड़े हुए और सुभाष चंद्र बोस जीते। यहां तक कि गांधी जी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। 4-6 महीना तक इतना परेशान कर दिया सुभाष चंद्र बोस को कि छोड़ के चले गए। उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, 1939 में एक संस्था बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसमें इन्होंने एक कोशिका थ्योरी दिया कि सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, मतलब पहले उपस्थित कोशिका से ही दूसरी कोशिका का जन्म होता है ना। और मनुष्य का शरीर या किसी भी चीज का जीव जो है वह कोशिका से ही बना होता है। 2-3 थ्योरी है ना, ये जो इनका अक्सर ये देखिए, ये है कि सभी सजीव वस्तुएं, सजीव माने जिसमें जीव है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। बिना कोशिका के कोई जीव नहीं बना है, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो मनुष्य हो। सभी सजीव चीजों की कोशिका सबसे छोटी कार्यशील इकाई अभी मैंने बताया, क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, क्रिया कैसे? जन्म भी लेती है, वृद्धि भी करती है, जनन भी करती है, निष्कासन भी करती है, मृत्यु भी होता है। सभी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं के डिवीजन से ही बनती है। अब यहां पर कट गया है, तो ये जो हमारी हथेली की कोशिका पहले से वही गांसा फेंकेगा, वही जड़ फिर से देगा, वही चीजें फिर से करेगा, चाहे कैसे? चाहे कोशिका विभाजन से और चाहे अपने से। वैसे भी कोशिका विभाजन माने बंटवारा होगा, बांटेगा, बांट करके और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, है ना। 2 बनिया इन द सेंस व्यापारी, 2 व्यापारी जब अलग होते हैं तो खूब बढ़ते हैं, खूब बढ़ते हैं। एक ही दुकान से आप कितना कमाओगे? 10, 20, 50 वो करते जाते हैं, ठीक है।
उसी प्रकार जो ही अलग होता है कोशिका बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था 1938 में और 1939 में। ठीक है, हाँ, सेल थ्योरी। मेरे ख्याल से अब तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए अच्छा, सब मिट गया, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से अब सब हो ही गया है। ठीक है, पहला पार्ट भूमिका का पार्ट, इसमें कुछ नहीं पढ़ाया गया, बस आपको इतना बताया गया कि रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज किया, स्लाइडेन स्वान ने थ्योरी दिया, और जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया। उसमें और भी जो चीज़ें हैं, हमने 3 चीज़ें देखा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म देखा। हमने सेल वॉल को देखा, बना होता है जो पादप कोशिका, जो पौधों की कोशिका होती है, वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज थोड़ा चबाने में कठिन होता है, इसलिए वो बची रह गई थी और थोड़ी मजबूत होती है। आज भी वो छाल, पत्तियों का, ये सब चीज़ें सेलुलोज से बनी होती हैं। ठीक है, अगर ढंग से देखा जाए तो प्रश्न इसमें भी काफ़ी बन जाएंगे, लेकिन ये भूमिका के रूप में था। दूसरा पार्ट तुरंत आएगा और हो सकता है पहले पार्ट का क्वेश्चन आंसर इसके साथ साथ आए। ठीक है, नमस्कार।